हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आर.के. गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गाइस, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑल अबाउट द एंगल्स, मतलब एंगल के बारे में हर चीज़ें हमने पढ़ी थी। जैसे एंगल की कैटेगरी क्या है, कितने भाग में एंगल को हम लोग बांटते हैं, कैटेगराइज करते हैं, एंगल क्या होता है, कैटेगरी के अनुसार एंगल के कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा था। गाइज, आज के लेक्चर में जो हम लोग कवर करने वाले हैं उसमें ये सारे टॉपिक्स हैं। एक बार इसको हम लोग गो थ्रू हो लेते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा आज के लेक्चर का, जो पहला टॉपिक है वो है क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स क्या है, उसके बाद रेंज ऑफ एंगल्स इन द क्वाड्रेंट्स, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल्स का रेंज क्या होगा क्वाड्रेंट के अंदर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, समकोण त्रिभुज। ठीक है गाइस। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस इन राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, समकोण त्रिभुज में बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेनस क्या है, इसकी आइडेंटिफिकेशन हम क्या करते हैं, इसके लिए हमारे पास क्या तरीका होता है, कैसे हम पहचाने कि राइट एंगल ट्रायंगल का ये वाली साइड परपेंडिकुलर है और ये वाली साइड बेस है और ये वाली साइड हाइपोटेनस है, इसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेनस कुछ और नहीं है, बल्कि परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं, बेस को हम लोग आधार बोलते हैं और हाइपोटेनस को हम लोग कर्ण बोलते हैं। ठीक है ना। तो कैसे हम लोग समकोण त्रिभुज में ये सारा चीज पहचानेंगे। उसके बाद हम लोग समकोण त्रिभुज पढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ते हुए उसमें पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया था, जिसे हम लोग पाइथागोरियन थ्योरम के नाम से भी जानते हैं या पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम एंड इट्स मैथमेटिकल फॉर्मूला। पाइथागोरस ने क्या फॉर्मूला दिया था उसके बारे में पढ़ेंगे, और उस फॉर्मूले के मदद से और हम कितने फॉर्मूला बना सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और आगे हम लोग डिफाइन करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को। ठीक है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से हैं, ठीक है, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, और फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का टी रेशियो फॉर्मूला। ठीक है ना। आज के लेक्चर में हम लोग ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और पहला टॉपिक है क्वाड्रेंट्स। ठीक है ना। अब देखिए हम लोग क्वाड्रेंट्स में क्या जानकारी प्राप्त करेंगे, ये देखिए गाइस। जो क्वाड्रेंट्स होता है वो बेसिकली क्या है, दो परपेंडिकुलर लाइन जो होती है, दो परपेंडिकुलर मतलब दो लंबवत लाइनें। ठीक है ना। दो परपेंडिकुलर लाइंस किसी भी सरफेस को चार भाग में बांट देती है। ठीक है ना। और प्रत्येक भाग को हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। देखिए कैसे। तो पहला टॉपिक है हमारा क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स, ठीक है। हमने कहा कि क्वाड्रेंट्स क्या है, दो परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब है कि दो लाइनें जो एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाती हो, इनको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है। जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटती है उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है गाइस। अब देखिए यहां पर इधर हम लोग x मान लेते हैं और इधर x डैश। तो ये जो लाइन है x o x डैश, इसको हम लोग बोलते हैं x एक्सिस। ठीक है ना। और इधर वर्टिकल लाइन में देखिए y o y डैश, ये जो वर्टिकल लाइन है आपके पास खड़ी लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं y एक्सिस। ठीक है ना। तो ये जो दो परपेंडिकुलर लाइंस था, ये देखिए ये आपके पास एक सरफेस है, जैसे यहाँ जो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ये एक सरफेस है, और इस सरफेस को चार भाग में ये बांट दिया। देखिए एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग, चार भाग में बांट दिया। ठीक है। तो देखिए इस भाग को, ठीक है ना, इस भाग को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस भाग को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट।
क्वाड्रेंट का जो नोमेनक्लेचर किया जाता है, नामकरण जो किया जाता है, वो घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग शुरू करते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। उसके बाद ये वाला जो क्वाड्रेंट है, ये आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है गाइस। और ये जो लास्ट में बच गया, ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये था आपका क्वाड्रेंट, ठीक है ना। क्वाड्रेंट को एक बार फिर से समझिए। दो परपेंडिकुलर लाइंस किसी भी सरफेस को चार भाग में बांट देती है। इन चारों भागों को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स का नोमेनक्लेचर जो है, नामकरण जो है, वो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं। यहां से शुरू करते हैं। ये वाला क्वाड्रेंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, उसके बाद इधर सेकेंड क्वाड्रेंट, उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट, उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यहां पर हम लोग जो दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, इनको सेट ऑफ एक्सिस भी बोलते हैं। यहां पर देखिए एक्स ओ एक्स डैश को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, वाई ओ वाई डैश को बोलते हैं वाई एक्सिस। यहाँ पर दोनों लाइनें जिस पॉइंट पर एक दूसरे को काटती है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और भी इसमें आगे बढ़े हम लोग, तो देखिए ओरिजिन से राइट साइड में जो एक्स एक्सिस का पार्ट है, ये आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है गाइस। इसी प्रकार से ओरिजिन से वाई एक्सिस का ऊपर वाला जो भाग है, ठीक है ना, ये भी आपका होता है पॉजिटिव। और ओरिजिन से लेफ्ट साइड में बाईं तरफ जो एक्स एक्सिस का भाग है, ये होता है नेगेटिव। और ओरिजिन से नीचे के साइड में जो वाई एक्सिस का भाग है, ये भी होता है नेगेटिव, ठीक है गाइस। तो इस प्रकार से ये जो आपके एक्सिस थे, और एक्सिस में साइन था, ये एक एक्सिस का साइन। तो एक्स एक्सिस के साइन दो होते हैं, ओरिजिन से राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव। और इसी प्रकार वाई एक्सिस के भी दो साइन होता है, ओरिजिन से ऊपर जो है पॉजिटिव और ओरिजिन के नीचे होता है नेगेटिव, ठीक है ना। अब ये क्यों होता है, देखिए जब मैथमेटिक्स को डेवलप किया गया, तो एक रेफरेंस जो है बनाया गया, ठीक है ना। इसको मानकर मैथमेटिक्स की डेवलपमेंट हुई थी। तो ये हमारे जो मैथमेटिशियंस थे, जो पूर्व में उन्होंने जो माना, और उसी माने हुए रेफरेंस से ही आगे के मैथमेटिक्स सारा डेवलप किया गया है, ठीक है ना। तो चलिए, ये था आपका ओवरऑल क्वाड्रेंट। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है, वो है आपका रेंज ऑफ एंगल्स in the quadrants। रेंज ऑफ एंगल्स इन द क्वाड्रेंट्स। देखिए इसका पार्ट 1 देखिए, पार्ट फर्स्ट, और पार्ट फर्स्ट है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप देखिए एंगल का रेंज क्या होगा। तो देखिए ये आपका क्वाड्रेंट है बच्चा, है ना। अभी आपने क्वाड्रेंट के बारे में जाना है। और ये आपका ओरिजिन हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई और वाई डैश हो गया। क्लियर है। अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो लाइन है ओ एक्स, इसको हम ओ ए मान लेते हैं, ये घूमने वाली लाइन मान लेते हैं, ठीक है। जब ये लाइन घूमते हुए OA से OB पर आ जाए, तो यहां से यहां तक 90 डिग्री का कोण बना देता है, ठीक है ना। और यहां पर जब स्थिर रहता है, OX पर स्थिर रहता है, तो यहां पर कोण 0 डिग्री बनाता है, ठीक है ना। और यहां से जैसे ही घूमता है, ये यहां पर OA का इनिशियल साइड है, अब ये घूमते हुए OY पर आ जाता है, जहां पर इसका टर्मिनल साइड OB हो जाता है।
तो OA और OB के बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना हो गया 90 डिग्री। तो बताइए कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक गया, 0 से 90 डिग्री तक। यहां पर आपका 90 डिग्री बन गया। ठीक है ना, तो थीटा का वैल्यू लाई किया 0 से लेकर 90 डिग्री तक। ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेकर 90 डिग्री तक। क्लियर है, ये रेंज हुआ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखिए अब यहां पर जो OB है ये फिर से घूमना शुरू करता है और घूमते घूमते अब यहां पर OC पर आ जाता है। तो अब यहां से यहां फिर से 90 डिग्री ये बना दिया। तो टोटल एंगल यहां से आप देखेंगे OA से OC पर आ गया, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, यहां से यहां डायरेक्टली देखिए यहां से यहां तक जो एंगल हो जाएगा अब 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आएगा तो 180 डिग्री हो गया आपका, OA से OB पर आया। तो आप देखिए यहां पर थीटा का वैल्यू कितना हो गया 180 डिग्री। तो इसका रेंज देखिए, ये कौन सा क्वाड्रेंट है गाइस, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में आप देखेंगे कि थीटा का वैल्यू 90 से लेकर 180 तक होता है। तो थीटा का रेंज हो गया 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। ठीक है ना, तो ये था आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल का रेंज। अब फिर से ये जो घूमने वाली लाइन थी अब OC से फिर घूमना प्रारंभ करती है और OD पर आ जाती है। ठीक है ना, तो यहां से यहां तक फिर से 90 डिग्री कोण बनाएगी। जबकि हम OA से अगर काउंटिंग्स करें तो 90 90 90 तीन 90 बनाया, तो 390 मिलकर कितना हो गया 270 डिग्री। ठीक है, तो OA से जब OB पर आएगा, ठीक है, पहले OB पर फिर OC पर फिर OD पर, तो OA से जब OD पर आ जाएगा तो इस घूमने वाली लाइन के द्वारा 270 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये आपका आप देखेंगे कि यहाँ पर थीटा का वैल्यू हो गया यहां तक, यहां से यहां तक चलेंगे आप, यहां से लेकर यहां तक तो 270 डिग्री का कोण बना दिया। तो आपने क्या देखा कि इस क्वाड्रेंट में, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है ना, और थर्ड क्वाड्रेंट में गाइस आपने देखा कि थीटा का वैल्यू 180 से कहां तक 270 तक। तो थीटा का वैल्यू 180 से बड़ा और 270 से छोटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल का रेंज हो गया वो आपका क्या हो गया 180 से बड़ा और 270 से छोटा, मतलब 180 से 270 के बीच में। ठीक है, अब फिर से देखिए ये जो लाइन है आपकी OD, अब ये फिर से मूव किया इधर 90 डिग्री, और तो यहां से यहां तक आने में फिर से ये इसकी मूवमेंट जो है वो 90 डिग्री से मूव कर जाती है। तो देखिए यहां तक 270 था, 90 और ऐड करेंगे तो अब यहां पर जब आएगी तो 360 डिग्री का कोण बन जाएगा और एक कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा। तो देखिए इस एंगल का कैलकुलेशन ऐसे करेंगे, यहां से घूमी यहां पर आ गई, तो टोटल कितना डिग्री का कोण बन गया 360 डिग्री का, क्योंकि ये कंप्लीट रोटेशन हो गया, जहां से OA चली थी वहीं पर फिर से आ गई। ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट में आप देखिए कितना डिग्री, मतलब क्या रेंज होगा एंगल का यहाँ पर। तो यहाँ पर जो एंगल हो गया आपका, यहां से लेकर यहां तक जब पहुंची तो कितना डिग्री का कोण बना दी 360 डिग्री का। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू जो है आपका वो अप्लाई कर गया 270 से बड़ा हुआ और 360 से छोटा हो गया। ठीक है गाइस, और ये जो क्वाड्रेंट है आपका ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल का रेंज हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो हो गया आपका 270 से बड़ा और 360 से छोटा। इसका मतलब है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल का रेंज होगा वो 270 से 360 के बीच में होगा। क्लियर है गाइस। अब बात आती है, आपके मन में एक कंफ्यूजन होगा
कि सर शुरुआत तो शुरू 0 से करती है और फिर यहाँ टर्मिनेट 90 डिग्री पर होती है, तो एक्सिस पर जो एंगल बनते हैं, ठीक है ना, उसको क्वाड्रेंट में कंसीडर नहीं करते हैं हम लोग। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, मैंने कहा कि ये जो एक्सिस है आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस पर जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्वाड्रेंट में कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है ना, इसलिए हमने यहां पर लिखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 के बीच में होगा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। 0 डिग्री एक्सिस पर है और 90 डिग्री भी एक्सिस पर है। ठीक है गाइस, इसी प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से बड़ा और 180 से छोटा है। 90 को और 180 को, ये दोनों एंगल एक्सिस पर बना है, इसलिए हम लोग इस दोनों एंगल को कंसीडर नहीं किया। सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से बड़ा और 180 से छोटा हुआ रेंज एंगल का। ठीक है, इसी प्रकार से थर्ड में और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। क्लियर है ना? तो आपको मालूम चला कि जो एक्सिस पर एंगल बनते हैं उसको हम लोग क्वाड्रेंट में कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है गाइस, चलिए इसको जरा लिख लीजिए। तो हम लोग अगले टॉपिक की तरफ आएंगे। ये तो था आपका रेंज ऑफ एंगल इन द क्वाड्रेंट्स, और किसमें था? फर्स्ट पार्ट में हमने देखा इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। अब सेकेंड पार्ट में देखिए जरा, सेकेंड पार्ट में आप देखेंगे, यहां पर लिख दीजिए पार्ट सेकेंड। सेकेंड पार्ट में आप देखिए, और सेकेंड पार्ट में क्या हो जाएगा आपका? इन क्लॉकवाइज सेंस, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल का रेंज क्या होगा, ध्यान से समझिए। यहां पर ये आपका क्वाड्रेंट है गाइस, देखिए है ना, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। अब हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड ही लिखेंगे, बार बार क्वाड्रेंट नहीं लिखेंगे, अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्लियर है? ये आपका एक्स, ये ओरिजिन और ये एक्स डैश, ये वाई ओरिजिन और ये वाई डैश, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब हमारा जो रिवॉल्विंग लाइन है ओ ए, अब ऐसे नहीं घूमेगी, घड़ी के विपरीत दिशा में नहीं घूमेगी, अब घड़ी के दिशा में घूमेगी। तो देखिए जरा, ओ ए जब घूमते हुए ओ बी पर आ जाएगी इधर, तो एंगल क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है ना। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। तो जब रिवॉल्विंग लाइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है तो नेगेटिव एंगल का फॉर्मेशन होता है, तो यहां पर बनेगा -90 डिग्री। क्लियर है? और फिर जब OB से घूमते हुए OC पर आ जाए तो यहां पर एंगल अब बनेगा -180 डिग्री। क्लियर है गाइस? इसी प्रकार से OC से घूमते हुए अब OD पर आ जाए, ठीक है, तो फिर से एक 90 बनाया और यहां पर अब इसका वैल्यू हो जाएगा -270 डिग्री। ठीक है ना? और फिर OD से घूमते हुए फिर से OA पर आ जाए तो यहां 0 डिग्री से शुरुआत किया था और अब ये -360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है गाइस? यहां पर अब हम लोग ये बात समझ गए कि जब रिवॉल्विंग लाइन घूमते हुए एक्सिस पर जाती है तो कौन कौन सा एंगल बनाती है। ठीक है, यहाँ पर -90, यहाँ -180, यहाँ पर -270 डिग्री, और यहाँ जब पहुंचती है एक कंप्लीट रोटेशन करती है तो -360 डिग्री। क्लियर है ना? चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में अब जैसे जैसे हम चले हैं उसी तरह से हम उसका रेंज भी लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखेंगे कि कहां से कहां तक गई, 0 से -90 डिग्री। ठीक है, तो -90 से 0 तो बड़ा है, तो यहां पर जब हम थीटा की रेंज लिखेंगे तो लिखेंगे कि -90 डिग्री से बड़ा और 0 डिग्री से छोटा। ठीक है, तो गाइस फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल का जो रेंज होगा वो -90 डिग्री से लेकर
0 डिग्री के बीच में होगा, ठीक है ना। अब यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ देखिए, यहाँ पर -90 से -180 डिग्री के बीच में हो जाता है, जबकि -180 डिग्री -90 से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो थीटा है इसका रेंज हो जाएगा -180 डिग्री से बड़ा और -90 डिग्री से छोटा, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल का रेंज होगा वो हो जाएगा -180 से लेकर -90 के बीच में, क्लियर ना। इसी प्रकार से यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो एंगल है थीटा, इसको आप देखेंगे -180 से -270 में जाता है। तो गाइस थीटा का जो रेंज हो जाएगा -270 डिग्री से बड़ा और -180 डिग्री से छोटा। अब यहाँ पर इस बात के लिए कंफ्यूज नहीं होना कि -270 और -180 डिग्री में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ठीक है गाइस। डेफिनेटली -270 डिग्री छोटा है -180 डिग्री से। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन पे जब भी हम किसी भी नंबर से लेफ्ट साइड में मूव करते हैं तो छोटा से छोटा नंबर मिलता है, और किसी भी नंबर से हम राइट साइड में मूव करते हैं तो बड़ा से बड़ा नंबर मिलता है, ठीक है ना। तो गाइज यहाँ पर -270 और -180 क्या होगा, -180 से लेफ्ट साइड में होगा -270, इसलिए -270 छोटा है -180 डिग्री से, क्लियर है। तो गाइज हमने देखा यहाँ पर कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल है थीटा, इसका रेंज -270 डिग्री से लेकर -180 डिग्री के बीच में लाई करता है, क्लियर है। चलिए अब हम आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए यहाँ पर -270 से लेकर -360 डिग्री तक जाता है ना। तो यहाँ पर जो एंगल थीटा है इसका रेंज हो जाएगा -360 डिग्री से बड़ा, -360 डिग्री से बड़ा और -270 डिग्री से छोटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा है उसका रेंज हो जाएगा, ठीक है, -360 से लेकर -270 डिग्री के बीच में। क्लियर हुआ गाइस। अब आपको क्लियर हो गया कि क्लॉकवाइज सेंस में और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है ना, क्वाड्रेंट के अंदर एंगल का रेंज क्या होगा। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि दिया रहेगा कि एक एंगल है जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, आपको रेंज नहीं मालूम है तो आप फिर वहां कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए ये जो एंगल्स का रेंज पढ़ाने के पीछे पर्पस ये था कि आपको ये बात समझ में आए, ठीक है ना, कि क्वाड्रेंट में एंगल्स का रेंज क्या होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है गाइस। चलिए इसको जरा लिखिए तो आप इधर वाले को। तो गाइस अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है ना, एक कोण 90 डिग्री का हो, ऐसे त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्लियर है ना। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। क्लियर है ना। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। अब बात आती है कि राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे पहचाने कि इसमें कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है और कौन हाइपोटेनस है, ठीक है। तो गाइज इसके लिए हमको एक रेफरेंस एंगल की जरूरत होती है, ठीक है ना। और पहले से हम क्या जानते हैं, आप सभी जानते हैं 9th 10th 8th 7th क्लास में आपसे परिचित हुआ होगा ये राइट एंगल ट्रायंगल। वहां आपके गुरुजनों ने पढ़ाया होगा
कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है और दो कोण न्यून कोण होता है। मतलब ये जो दो कोण बाकी के हैं वो 90 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है ना। तो हमने कहा कि यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा और हाइपोटेनस कौन सा होगा, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, इनकी पहचान करने के लिए हमें दो जो है ना न्यून कोणों में से किसी एक कोण को रेफरेंस एंगल मानना होता है और फिर उस रेफरेंस एंगल के आधार पर ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि समकोण त्रिभुज में कौन सा साइड परपेंडिकुलर होगा, कौन सा साइड आपका बेस होगा और कौन सा साइड आपका हाइपोटेनस होगा, ठीक है। आप दोनों न्यून कोणों में से किसी एक को रेफरेंस एंगल मान सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले इसको रेफरेंस एंगल मान लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा रेफरेंस एंगल थीटा है, ठीक है। तो देखिए थीटा के जो सामने वाली भुजा होगी इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको शॉर्टकट में पी लिखते हैं, हिंदी में इसको लंब बोलते हैं, ठीक है गाइस। और जो सबसे बड़ी भुजा है 90 डिग्री के ठीक अपोजिट में जो भुजा होती है, जो साइड होती है, ये 90 डिग्री है, इसके ठीक अपोजिट में जो साइड होती है इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस, ठीक है। शॉर्टकट में हम लोग इसको H लिखते हैं और हिंदी में इसको हम कर्ण बोलते हैं, ठीक है गाइस। अब बच गई तीसरी भुजा। तो हाइपोटेनस के साथ जो साइड एंगल बनाती है इस साइड को हम लोग बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। क्लियर है। और बेस को शॉर्टकट में हम बी से डिनोट करते हैं और हिंदी में इसको हम बोलते हैं आधार, ठीक है गाइस। तो इस प्रकार से हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में डिसाइड कर पाते हैं, ठीक ना, पहचान कर पाते हैं कि कौन सा साइड परपेंडिकुलर होगा मतलब लंब होगा, कौन सा साइड आपका आधार होगा मतलब बेस होगा और कौन सा साइड आपका हाइपोटेनस और कर्ण होगा। क्लियर है। तो ये था आपका आइडेंटिफिकेशन। अब चलिए हम इसी ट्रायंगल में रेफरेंस एंगल को चेंज कर देते हैं। तो आप बताएंगे कि कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा और कौन सा हाइपोटेनस होगा। देखिए ये बीसी ट्रायंगल है, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपके दो न्यून कोण है। पहले हमने सी को लिया था रेफरेंस एंगल, अब हम ए को ले लेते हैं रेफरेंस एंगल। तो बताइए इसमें कौन सा परपेंडिकुलर होगा, बताइए। हाँ, तो इसके ठीक सामने वाली साइड जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा बी। फिर दूसरा कंसेप्ट क्या था, अब बताइए कि आपके इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा हाइपोटेनस होगा। यस यस, देखिए हमने कहा कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। तो ये आपका हाइपोटेनस हो गया एच। क्लियर है। और जो तीसरी साइड हाइपोटेनस के साथ जो एंगल बनाती है रेफरेंस एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। वेरी गुड, ठीक है ना। ये आपका हो गया बी, ठीक है। यहां शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया PHB, ठीक है गाइस। तो ये था आपका राइट एंगल ट्रायंगल एंड उसके साथ राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस की पहचान, ठीक है। चलिए जरा लिखिए। तो देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे पास अगला जो टॉपिक है अपना वो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल के बाद पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम, देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस ने ये प्रूव करके दिखाया था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है ना, हाइपोटेनस जो होता है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है।
ठीक है ना। ये हमारे एक महान मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस, ठीक है ना। उन्होंने ज्योमेट्री में ये प्रूफ करके दिखाया था ज्योमेट्री के माध्यम से कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है गाइस, ये आप ऑलरेडी प्रूव भी कर चुके हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे रिजल्ट लिखूंगा। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है आपका वो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये मेन फॉर्मूला है, पाइथागोरियन थ्योरम इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब इस फॉर्मूला की मदद से और भी हम कई फॉर्मूले बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए नंबर 1, अगर आपको हाइपोटेनस खाली निकालना है तो ये स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो हाइपोटेनस को आप लिख सकते हैं अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से इन तीनों में से हाइपोटेनस स्क्वायर निकल गया, हाइपोटेनस निकल गया। अब हम परपेंडिकुलर स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो देखिए परपेंडिकुलर स्क्वायर को आप इधर ही छोड़ दीजिए और बेस को इस तरफ लाइए तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर पहले से है और बेस इधर प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए अगला फॉर्मूला क्या बनेगा इससे। अब यहां से हम सिर्फ परपेंडिकुलर निकालना चाहे तो ये स्क्वायर इस तरफ आएगा इक्वल टू के दूसरी साइड तो रूट हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। क्लियर है। तो 2 निकल गया, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस, फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और परपेंडिकुलर। अब तीसरा हम देखते हैं, अब हमें बेस निकालना है गाइस। तो देखिए ध्यान से, बेस स्क्वायर निकालना है बी का स्क्वायर, तो p के स्क्वायर को हम इस तरफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और फिर सिर्फ बेस निकालना हो तो स्क्वायर को इस तरफ कर देंगे तो रूट हो जाएगा। तो बेस इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्लियर है। तो ये था पाइथागोरस थ्योरम से 5 और फॉर्मूले जो बनते हैं और इसका मैथमेटिक्स में डायरेक्टली आपको यूज करना है और इनका कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स में हमेशा यूज होता है। ठीक है ना। इवन मैथमेटिक्स में ही नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी कई थ्योरम्स को या कई स्टेटमेंट को ड्रिवन करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ओके गाइस, तो ये था आपका पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के केस में, और एक्चुअली राइट एंगल ट्रायंगल के केस में ही पाइथागोरस थ्योरम होता है। और इस पाइथागोरियन थ्योरम से जो मैथमेटिकल जो फॉर्मूला बनता है, इस फॉर्मूले से हम 5 फॉर्मूले और बनाए। इसे हमेशा आप ध्यान में रखेंगे, दिमाग में सेट करके रखिएगा, क्योंकि कई बार इसी फॉर्मूला से काम नहीं चलता है। इनमें से 5 में से किसी एक फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं आप, और कई बार ऐसा यूज होता है। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे है अब आपका देखिए आगे है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए ध्यान से, अगला है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, और ये आप लोग जानते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है ना। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल तो आप देख ही रहे हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिगोनोमेट्री के 6 फंक्शंस डिफाइंड किए गए। मतलब एक नया जो मैथमेटिक्स बनाया गया राइट एंगल ट्रायंगल के बाद, उस मैथमेटिक्स को हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। और यहां पर क्या किया गया, रेफरेंस एंगल को लेते हुए 6 फंक्शंस डिफाइंड किए गए। ठीक है ना। और वो 6 फंक्शंस कौन से, वो थे आपके साइन, कोसाइन, टैंजेंट, कोटैंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट। मतलब जो आप शॉर्टकट में पढ़े होंगे या जानते भी होंगे इसको, शॉर्टकट में आपको 6 तरीके, 6 जो होता है उसको कहा जाता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है ना। ये 6 जो है आपके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ठीक है ना। अब कैसे डिफाइन किया गया,
देखिए जो पहला है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन। ओरिजिनल नाम है इसका SINE, साइन। ठीक है, और इसका हम लोग यूज कैसे करते हैं गाइस? यूज करते हैं साइन। ठीक है ना, इस तरह से। इसी प्रकार से दूसरा जो है आपका है कोसाइन। ओरिजिनल नाम है, यूज हम लोग इसको करते हैं कॉस। कॉस से इसका यूज करते हैं। ठीक है, जो अगला है आपका तीसरा, वो है टाइंजेंट। ओरिजिनल नेम है ये टाइंजेंट, और इसका यूज हम लोग करते हैं टाइन लिखकर। इसी प्रकार से चौथा है, ये आपके 3 ओरिजिनल फंक्शन डिफाइन किए गए, समझे ना? पहले इन्हीं 3 फंक्शंस को डिफाइंड किया गया, साइन, कोसाइन और टांजेंट को। ठीक है गाइस, अब बाकी के 3 क्या किए गए? इनको रेसिप्रोकल किया गया, मतलब इन्हीं तीनों को पलट कर 3 और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइंड किए गए। और कैसे? साइन को पलट दिया गया तो बन गया यहां देखिए, टैन को पलटा गया तो बन गया कोटाइंजेंट। कोटाइंजेंट, ठीक है, ये ओरिजिनल नाम है। यूज हम लोग इसको ट्रिगोनोमेट्री में कॉट से करते हैं। ठीक है, कॉस को जब पलटा गया तो अगला बन गया सीकेंट। सीकेंट ये ओरिजिनल नाम है, इसका यूज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में सेक से करते हैं। और साइन को जब पलटा गया तो अब छठा जो आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बना वो बन गया कॉसिकेंट। ये नाम दिया गया उस समय जब बनाया जा रहा था, और ये हमने नहीं दिया है। ठीक है ना, ये उस समय के जो मैथमेटिशियन थे, जब मैथमेटिक्स को डेवलप कर रहे थे, उन्होंने दिया नाम। ठीक है, पहले 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बनाया, साइन, कोसाइन एंड टैंजेंट्स, और फिर इनको रेसिप्रोकल किया, मतलब पलट के 3 और बनाया। और उसमें था आपका कोटैंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट। इसको हम लोग कॉसेक से यूज करते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। ठीक है, तो ये आपका रेसिप्रोकल्स हैं, रेसिप्रोकल्स। ठीक है ना, ये 3 ओरिजिनल, ये 3 उसके रेसिप्रोकल्स। अब कौन किसका रेसिप्रोकल होता है? तो टैन का रेसिप्रोकल होता है कोटैंजेंट। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, और कोसाइन का रेसिप्रोकल होता है सिकेंट। मतलब देखिए, साइन का कोसेक रेसिप्रोकल हो गया, कॉस का सेक हो गया रेसिप्रोकल, और टैन का कॉट हो गया रेसिप्रोकल। ठीक है गाइस, तो ये आपके पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस थे, जिसमें आपने देखा कि किस तरह राइट एंगल ट्रायंगल से जो है ना, किसी रेफरेंस एंगल को मानकर ये 6 के 6 डिफाइन किए गए। देखिए, यहां राइट एंगल इसलिए बोल रहा हूं कि यहां पर जब हम इसके रेशियो को डिफाइन करते हैं तो वहां पर रेफरेंस एंगल का हम लोग यूज करते हैं। यहां आपने देखा होगा कि यहां पर कोई भी एंगल हमने इस फंक्शन के साथ नहीं दिया है। ठीक है ना, लेकिन अब हम लोग डिफाइन करेंगे। अभी तक मैंने ये सिर्फ बताया कि कितने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है ना, कितने ओरिजिनल थे और कितने उसके रेसिप्रोकल्स थे, किस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रेसिप्रोकल होता है, सिर्फ इतना ही बताया है। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइस। तो अगला है अपना, देखिए यहां पर अब हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है ना, देखिए अब डिफाइन करेंगे। यहां पर डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस डेफिनेशन क्या है? देखिए, पहला जो है, अब आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल की आवश्यकता है। देखिए, जो अभी मैं चर्चा कर रहा था, ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। ठीक है ना, और इसमें हम इसको
एंगल सी को रेफरेंस एंगल मान लेते हैं, तो अब जो साइन डिफाइंड होगा वो होगा एंगल के साथ, तो लिखते हैं साइन थीटा, मतलब साइन थीटा। ओरिजिनल नाम यूज नहीं करते हम लोग, शॉर्टकट वाला यूज करते हैं। तो साइन ऑफ रेफरेंस एंगल, ठीक है ना, साइन ऑफ रेफरेंस एंगल इज, अब इसके सामने को क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेनस और ये बेस हो गया। ये आप अभी समझ गए अच्छी तरह से कि कौन बेस होगा, कौन परपेंडिकुलर होगा और कौन हाइपोटेनस होगा, ठीक है। तो देखिए किस तरह से डिफाइन किया गया साइन को, तो साइन को डिफाइन किया गया, साइन ऑफ द रेफरेंस एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल, साइन ऑफ रेफरेंस एंगल थीटा, किसी समकोण त्रिभुज में रेफरेंस एंगल, ठीक है ना, इसका साइन जो होगा वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो के बराबर होगा। एक बार फिर से समझिए, जो रेफरेंस एंगल थीटा है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इसका जो साइन होगा वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो के बराबर होगा। तो साइन थीटा का डेफिनेशन क्या हो गया गाइस, साइन ऑफ द रेफरेंस एंगल थीटा is the ratio of perpendicular and hypotenuse in a right angle triangle। ये डिफाइन किया गया साइन को, ठीक है। तो therefore sin थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। अब हमने बोला यहीं पर हम साथ के साथ रेसिप्रोकल्स को भी डिफाइन करेंगे। तो देखिए, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा गाइस, साइन का रेसिप्रोकल, अभी हमने बताया साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल मतलब ठीक उल्टा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा गाइस, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, यहां देखिए साइन थीटा है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। क्लियर। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, कॉस थीटा मतलब कॉस, यहां देखिए कॉस ऑफ रेफरेंस एंगल थीटा इज द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनस। किसी समकोण त्रिभुज में रेफरेंस एंगल का कॉस उसके बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। तो देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, और कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक, और सेक क्या हो जाएगा, ठीक उल्टा। तो b बाई एच है, अब h बाई b हो गया। तो देयरफॉर सेक थीटा इज क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई बेस, h बाई b। और तीसरा हो गया गाइस, देखिए एक्चुअली यहां पर आप 1 2 कर दीजिए इसको, और इसको 3 कर दीजिए, और ये आपका 4 हो गया, और यहां फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में हो गया आपका tan थीटा। tan थीटा मतलब tan ऑफ रेफरेंस एंगल थीटा इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है ना। किसी समकोण त्रिभुज में रेफरेंस एंगल थीटा का tan जो होगा वो परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो के बराबर होगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस। क्लियर है। अब इसका रेसिप्रोकल हमने बताया आपको कि tan थीटा का रेसिप्रोकल कॉट होगा, tan का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट, मतलब tan का रेसिप्रोकल कॉट हो गया। तो जब इसको पलटेंगे आप तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू, अब हो जाएगा आपका बेस बाई परपेंडिकुलर। तो ये आपके पास डेफिनेशन था गाइस, ठीक है। अब यहां पर एक एक लाइन डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि इन सारी चीजों से आप परिचित हैं ऑलरेडी, लेकिन शायद आपको ये नहीं बताया गया होगा कि साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस क्यों होता है, ठीक है ना। इसका डेफिनेशन क्या है, अगर बताया गया है तो अच्छी बात है, नहीं बताया गया है तो आप यहां पर समझ गए, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है गाइस। तो ये था आपका डेफिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। क्लियर है ना। चलिए
तो ये था ओवरऑल आज का क्लास, ठीक है, जिसमें हमने सारे टॉपिक्स कवर किया जो बिगिनिंग में आपसे डिस्कस किया था। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप इन टच, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।